नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो। और हमारे साथ मौजूद है भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ और फर्स्ट इंडिया के सीएमडी और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। सर, आपका स्वागत करती हूं द जेसी शो में। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 से ज्यादा विदेश यात्राएं की हैं। भारतीय विदेश नीति ने न सिर्फ देश का नक्शा बदला है बल्कि नजरिया भी बदला है। भारत की विदेश नीति ने भारत की आवाज को वो ऊंचाई दी है जिसकी दशकों से हमें तलाश थी। और प्रधानमंत्री मोदी को मिलते हुए सर्वोच्च नागरिक सम्मान विदेशों में, क्या वो सिर्फ एक कूटनीतिक जीत है या फिर 140 करोड़ भारतीयों के बढ़ते हुए आत्मविश्वास की कहानी? हकीकत यह है कि आज भारत ग्लोबल टेबल पर कूटनीतिक फैसले लेता है और उस कुर्सी पर मजबूती के साथ बैठा है। प्रधानमंत्री मोदी की बीती विदेश यात्राओं का आज एनालिसिस करेंगे द जेसी शो में। और सर, पहले सवाल के साथ शुरुआत करती हूं क्योंकि आज जो हमने हेडलाइन रखी है वो कहती है मोदीज ग्लोबल गेम प्लान ब्रिक्स एंड बियॉन्ड। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि मोदी की जो विदेश नीति है, मोदी की जो डिप्लोमेसी है, दैट इज़ ब्रिक्स एंड बियॉन्ड। एक सारे संसार में खास करके जो ग्लोबल साउथ है, ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, उनमें अपना नेतृत्व स्थापित करना, उनको एक अल्टरनेटिव लीडरशिप देना, उनके सुख दुख में साथ रहना, और जो वेस्ट है, वेस्ट की जो डोमिनेंस है, उसके सामने एक दीवार बन के खड़े होना, लॉजिकल दीवार, तर्क के आधार पे, मूल्यों के आधार पे, मुद्दों के आधार पे उनसे बहस करना, और ये जितना जो है गैम्बिट है जिसे हम कहते हैं, उस सारे का नेतृत्व करना, एक अल्टरनेटिव लीडरशिप जो है वो डेवलप करना। और देखा जाए प्रिसाइजली तो जो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है वो आज लगभग मोदी के पास आ चुकी है, उसे वे और मजबूत करना चाहते हैं। इस यात्रा में वो लीडरशिप और मजबूत हुई है। इसी तरह से आज ब्रिक्स की बात करें तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ब्रिक्स के नए हीरो हैं नरेंद्र मोदी। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है उनके सामने वो ये है कि चाइना का जो रिसोर्स जो गैम्बिट है, या जो रिसोर्स का जो ब्लैकमेल है उनका, या कहिए कि रिसोर्स ओरिएंटेड जो एंगेजमेंट है, उसको तोड़ना। वो जो रेयर मिनरल्स हैं उनकी जो मोनोपोली है चाइना की, कुछ और कंट्रीज़ की, उसको तोड़ना और अपने इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में उसको मोड़ना। और चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टेरर का मुद्दा है उसको बियॉन्ड ए पॉइंट, जिसे कहते हैं ज़ीरो टॉलरेंस ऑन टेरर, इस मुद्दे को विश्व स्तर पे ले जाना और पूरे विश्व में इस बात को कन्विंस करना, और साथ में कहना कि टेरर पे कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकते। टेरर पे तो आपको आलोचना करनी होगी, आपकी चॉइस नहीं है, आपको कंडेम करना होगा टेरर को जो है। तो इस प्रकार से ये कुछ एक प्रायोरिटीज़ हैं नरेंद्र मोदी के गेम प्लान की, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल गेम प्लान ब्रिक्स एंड बियॉन्ड। और आखिर में जो सबसे कंक्लूडिंग पॉइंट है वो है कि इन सब राष्ट्रों के साथ मिलकर वेस्ट के नेतृत्व को सॉफ्टली चुनौती देना, ये खासकर ग्लोबल साउथ के जो राष्ट्र हैं इनके हितों की रक्षा करना एक लीडर बन के। और कुछ लोगों का कहना है कि ये ब्रिक्स है, ये चाइना का गेम प्लान है, गेम फील्ड है, ये गलत है, ये नरेंद्र मोदी का गेम फील्ड है, ये नरेंद्र मोदी का गेम प्लान है। और आने वाले वर्षों में, आने वाली यात्राओं में नरेंद्र मोदी अपनी इस स्ट्रैटेजी को है और मजबूत करेंगे। इसी आशा और इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ये आज का हेडिंग जो है, आज की हेडलाइन है वो बनी है मोदी ग्लोबल गेम प्लान ब्रिक्स एंड बियॉन्ड। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 दिन की ये 5 देशों की यात्रा पर आपका ओवरऑल व्यू क्या है? और साथ ही सबसे पहले शुरुआत सर ब्राजील के साथ करेंगे। आपको क्या लगता है पीएम की ये यात्रा कितनी कामयाब रही है ब्राजील की, और भारत के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? ब्राज़ील यात्रा प्रधानमंत्री की बिल्कुल कामयाब है। मैंने कहा कि वो वहाँ के एक एमर्जिंग हीरो रहे। ब्राज़ील में जिस ढंग का स्वागत हुआ और जिस ढंग से समझौते हुए और जितना मान सम्मान मिला वो अद्भुत था। और जहाँ तक ब्राज़ील की बात है तो ब्राज़ील और नरेंद्र मोदी नेचुरल एलाय हैं इस ब्रिक्स के सारे गेम में, ग्लोबल साउथ के सारे गेम में। दे आर नेचुरल पार्टनर्स जिसे कहते हैं। और एक मजबूत आवाज़ है वहाँ के राष्ट्रपति की, वो जब भी बोलते हैं तो मोदी जैसी भाषा ही बोलने की कोशिश करते हैं। तो मोदी और वहाँ के राष्ट्रपति की जो जोड़ी है, जो तालमेल है, जो उनका आपस में अलायंस है, वो बड़ा मजबूत है। और अलायंस इनडायरेक्टली वेस्ट के खिलाफ तो है ही, कभी कभी ट्रम्प के खिलाफ भी भाषा बोलनी पड़ती है, तो उसमें उन दोनों के स्वर एक जैसे निकलते हैं। अभी जब ये बात आई कि ब्रिक्स राष्ट्रों पे वो टैरिफ लगा देंगे 10% एक्स्ट्रा, तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने कहा अगर भारत की भाषा में कहें तो घर का राज नहीं है जिसे कहते हैं, दुनिया बदल गई है, आप सम्राट की तरह बिहेव नहीं कर सकते। तो कुछ काम ऐसे हैं नरेंद्र मोदी जो उन्हें आगे रख के करवाते हैं। तो जोड़ी है ये ब्रिक्स के अंदर, दैट वे जो कहा जाए। तो इस प्रकार से ये जो कंबाइन है
ये ब्राज़ील का रोल उसमें बड़ा की है। नरेंद्र मोदी का जो रास्ता जाता है ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को एक्वायर करने का, उसमें जो ब्राज़ील है एक महत्वपूर्ण कड़ी है, एक महत्वपूर्ण रास्ता है, एक महत्वपूर्ण पार्टनर है वो जिसे कहते हैं। और नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि ब्राज़ील के जो हमारी जो रिलेशनशिप है विल फर्दर स्ट्रेंथन और स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप विद ब्राज़ील, और संबंध अभी बढ़ेंगे। व्यापार की बात करिए तो टारगेट तय हुआ है कि 20 अरब डॉलर का व्यापार अगले 5 साल में करना है। अभी 12.2 समथिंग अरब डॉलर का व्यापार वहाँ पे होता है, तो उसको बढ़ाने की बात है। टारगेट 5 साल का चलते हैं, हो सकता है 2 साल में इसको करके वहाँ से निकल जाएं। तो और जो MOUs की बात है तो MOUs वही कॉमन MOUs हैं, सारे हेल्थ के बारे में, एनर्जी के बारे में है, डिजिटल के बारे में, जितने डेवलपिंग नेशंस के सेक्टर है इकोनॉमी के, उन सब में दोनों मिल के साथ काम करेंगे, ऐसा उन्होंने तय किया। और सबसे इम्प्रेसिव बात ये थी कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने भी वहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान है वो नरेंद्र मोदी को दिया, एक मान सम्मान दिया। तो ये जो अलायंस बना है इस ब्रिक्स के अंदर ब्राज़ील और भारत का स्पेशली जो है, ये बड़ा पावरफुल है। इस दृष्टि से कह सकते हैं कि सम्मेलन सफल था ये। सर, मैंने सुना है कि ब्राजीलिया में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत 114 घोड़ों वाली शाही टुकड़ी की तरफ से हुई, तो ये पूरा किस्सा क्या है, वो सेना क्या है और किस किस्सा बड़ा तरीके से? इंटरेस्टिंग है। मैंने अखबार की हेडलाइन पढ़ी कि नरेंद्र मोदी गेट्स ग्लोपिंग वेलकम जो है, और आप स्क्रीन देखेंगे उसको कि 114 घोड़े दौड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। तो 114 घोड़ों की सलामी नरेंद्र मोदी को जो दी गई है, अद्भुत है। इस तरह का भी रिसेप्शन कभी ना देखा ना सुना, उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो एक वन ऑफ द कहते हैं हिस्टोरिक मोमेंट था उनके जीवन में कि इतना प्यार और स्नेह और सम्मान ब्राज़ील ने उन्हें दिया कि वहाँ का जो राष्ट्रपति निवास है, राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पे जो है 114 घोड़ों की सवारी दौड़ रही है, नरेंद्र मोदी के सम्मान में देख रहे हैं। अद्भुत। सर, अब चर्चा करते हैं ब्रिक्स सम्मेलन की। आखिर किन मुद्दों पर फोकस रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? नरेंद्र मोदी का फोकस देखिए, बेसिकली तो जो मैंने आपसे कहा ना कि सबसे बड़ा फोकस तो ये है कि वेस्ट के बढ़ते प्रभाव को रोकना, अल्टरनेटिव लीडरशिप करना, और उसके साथ साथ में एंटी टेरर पे एक माहौल बनाना पूरे संसार में जो कहते हैं, वो उनका था। दूसरा उसके साथ ही उनका था कि देयर इज़ एन अर्जेंट नीड फॉर, जिसे कहना चाहिए, ड्रामेटिक रिफॉर्म्स इन ग्लोबल गवर्नेंस। उसका मतलब ये कि यूनाइटेड नेशंस से सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके कामकाज में सुधार लाना, WTO कामकाज में सुधार लाना, ये दो उनके विशेष तौर पे ये टारगेट थे, एरियाज जिसमें करना है। मान सम्मान तो मिला, वो तो एक अलग बात है। तीसरा उनके मन में ये भी था कि ये जो रेयर मिनरल्स हैं, जो मोनोपोली है संसार के देशों की, तो हम मिलके इसको तोड़ें। तो कुल मिला के उनके टारगेट इस तरह के थे, टेरर पे था उनका, और ये था कि हम ग्लोबल गवर्नेंस में जो है ना, हम बहुत ज़बरदस्त रिफॉर्म लेके आपस में आएँ। और एक मैंने आपसे कहा कि लीडरशिप जो है, अल्टरनेट लीडरशिप जो है, वो भारत अपने हाथ में ले अगेंस्ट वेस्ट। तो इस तरह का फोकस उनका इन बातों पे था कि एक तरफ जहां आतंकवाद के खिलाफ प्रस्ताव पारित होता है, दूसरी तरफ पहलगाम घटना का जिक्र होता है। ये कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है प्रधानमंत्री तो उस माहौल में जिसमें कुछ एक लोग पाकिस्तान के एक दो समर्थक राष्ट्रों का नाम लेके हमें एम्बेरस करने की कोशिश करते हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, उस सारे माहौल में इस सम्मेलन में पाकिस्तान के खिलाफ JNK में जो हमला हुआ पहलगाम का, इनडायरेक्टली पाकिस्तान के खिलाफ है, टेरर के खिलाफ, आतंकी हमले के खिलाफ प्रस्ताव का पास होना एक बड़ी घटना है कि संसार के सारे ब्रिक्स राष्ट्र नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, उनके स्वर मिला के कह रहे हैं कि आतंकवाद रुकना चाहिए, और इस JNK में जो हमला हुआ है पहलगाम, इससे हम निंदा करते हैं। तो नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी और इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी जो है ये मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो अगले साल यानी कि 2026 में भारत में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में ब्रिक्स के रोल को नए सिरे से रीडिफाइन करेंगे। आखिर उनके मन में है क्या ये रीडेफिनेशन, वो किस तरीके से लेकर जाना चाहते हैं? उनके मन की एक पीड़ा है कि ब्रिक्स राष्ट्रों की पूरी सुनवाई नहीं है, वॉइस जो होनी चाहिए थी वो नहीं है। उस आवाज़ में दम भरना चाहते हैं, उस आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला के उस आवाज़ को ऊंचा करना चाहते हैं। एंड इज़ वेरी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट ईयर कि भारत में सम्मेलन होगा, वो चेयरमैन होंगे उसके, तो बहुत कुछ नया उनके मन में करने की है। वैसे भी नरेंद्र मोदी नवाचार वाले आदमी हैं, आप समझते हैं। फिर भी उन्होंने 2-3 टारगेट तय किए हैं अगले साल जो सम्मेलन है उसमें। एक दिन उसका नाम ही बदल दिया है, सबसे कहा कि इसका नाम ब्रिक्स का एक ज़्यादा कर दिया, स्थिरता और सहयोग के लिए लचीलापन और नवाचार, इस तरह का नाम दिया। तो मन का उत्साह है उनका, जो सरस्वती बैठती है उनकी वाणी में कभी कभी, तो ये तो उन्होंने नाम इसका रखा। दूसरा वो कह रहे हैं भी क्लाइमेट चेंज पे, क्लाइमेट जस्टिस पे सीरियस डिस्कशन होना चाहिए। इट्स जस्ट नॉट ए फॉर्मेलिटी, इट्स ए मॉरल ऑब्लिगेशन। और इसको जब भी हम डिस्कस करें तो ह्यूमैनिटी फर्स्ट का जो टारगेट है हमारा,
वो हमारे सामने, जो मैंडेट है हमारा, जो फिलॉसफी है हमारी, जो नैरेटिव है हमारा, वो हमारे सामने रहना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। दूसरा उनका है कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं ब्रिक्स राष्ट्रों के, ये सब आपस में डिस्कस होने चाहिए और हम मिल बैठ के करना चाहिए। तीसरा वही जो स्टैंडर्ड है कि वेस्ट के डोमिनेंस को कैसे कंट्रोल करना है। तो इस तरह की कुछ बातें उनके मन में हैं और ऐसी आशा की जाती है अगले साल जो ब्रिक्स यहाँ पे होगा भारत में, तो अद्भुत होगा, कुछ नवाचारों के साथ होगा और बहुत अच्छा होगा। सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि ब्रिक्स देशों में व्यापार के लिए डॉलर की जगह एक नई मुद्रा ला पाएंगे ब्रिक्स के देश? और एक सवाल ये भी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो 10% अतिरिक्त टैक्स का फैसला लिया गया है, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा इन देशों पर? कोशिश तो है, महत्वाकांक्षा तो है ही कि अमेरिका से वेस्ट से टक्कर लेनी है, ट्रंप के बढ़ते प्रभाव को रोकना है। ट्रंप तो अभी आए हैं, ये प्रस्ताव तो काफ़ी पुराना है कि डॉलर अमेरिका की ताकत है, अमेरिका को थोड़ा कमज़ोर करना है, बैलेंसिंग एक्ट करना है, तो डॉलर को कमज़ोर करो, स्विफ्ट सिस्टम को कमज़ोर करो। तो इसके लिए एक नया रास्ता निकाला कि इन राष्ट्रों की जो है अपनी खुद की जो करेंसी है वो खुद हो। जैसे ब्रिक्स का हुआ, तो ब्रिक्स के अंदर ये भी एक जो एजेंडा बना वहाँ पे 3 पॉइंट्स, उसमें मेन पॉइंट ये था, एक तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, दूसरा क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, AI का दुरुपयोग नहीं है उससे देखना, और तीसरा है कि जो मेंबर राष्ट्र हैं वो अपनी करेंसी डेवलप करें डॉलर के स्थान पे, उसको मजबूत करें, पेमेंट सिस्टम नया बनाएं। ये उनका ऑलरेडी एजेंडा है। तो ये उसी एजेंडा का एक पार्ट है कि डॉलर को रिप्लेस करना। उनसे अब सवाल है हो पाएगा कि नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये लोग काफ़ी मजबूती से खड़े हैं और सीरियस एफर्ट ये लोग करेंगे। ट्रंप थोड़ा सा परेशान है इससे कि कहीं वास्तव में नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में जो है ये कहीं सक्सेस नहीं हो जाए, तो उन्होंने एकदम से धमकी दी कि मैं 10% टैरिफ लगा दूंगा। फिर ब्राज़ील भी उसी का एक हिस्सा है, उनको कल कह दिया हम 50% टैरिफ लगा दूंगा। अब इसे कहना चाहिए ना, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ट्रंप का जो टैरिफ पागलपन है ये कहाँ ख़त्म होगा कुछ पता नहीं, ये उसी धमकी है, उसी का एक हिस्सा है। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप इसको कर पाएंगे। फिर कुछ दिनों में फिर कुछ इसको बदल देंगे या इसकी अवधि एक्सटेंड कर देंगे। आज 1 अगस्त की बात कह रहे हैं, फिर 1 नवंबर की बात करने लग जाएंगे। तो बेसिकली ये है कि इन राष्ट्रों का प्रयास पूरा है, ब्रिक्स राष्ट्रों का, कि हम अमेरिका की डोमिनेंस और ख़ासकर ट्रंप हैं अभी कुछ समय, उसकी डोमिनेंस कम करने के लिए जो है हम एक अल्टरनेट करेंसी अपनी लाएं। कोशिश कर रहे हैं वो लोग, चैलेंज बड़ा है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन प्रयास जारी रहेगा। हो सकता है कुछ न कुछ सफलता इसमें इन राष्ट्रों को मिले। सर, ब्रिक्स से पहले क्वाड के अंदर भी आतंकवाद के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ। क्वाड के अंदर आप विदेश मंत्री एस जयशंकर की परफॉर्मेंस को किस तरह से देख रहे हैं? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी। एक कहावत है, द कंपनी यू कीप। अब पिछले कुछ वर्षों से नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हैं, उनके जिसे कहना चाहिए कि संरक्षण में हैं, उनके स्कूल ऑफ थॉट्स में हैं, काम कर रहे हैं। तो एक मनोबल जो है एक ब्यूरोक्रेट में नॉर्मली नहीं होता था, एक ब्यूरोक्रेट के नाते मनोबल उनका बढ़ गया है। इस सम्मेलन में भी 2 टूक उन्होंने कहा, इंडिया हैज़ ए राइट टू डिफेंड अगेंस्ट टेरर, बड़ी बात कही। और उन्होंने ये भी कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म जो है, और साथ में ये भी कहा कि जो उनके पीछे जो परपेट्रेटर्स हैं, उनकी जो तैयारी करने वाले राष्ट्र हैं पीछे, जैसे पाकिस्तान है, उनको भी नहीं छोड़ें, उन पर भी एक्शन लेंगे। इतना ही नहीं, अभी किसी ने कह दिया था कि भाई ये रशिया का तेल अगर लेंगे तो अमेरिका कह रहा है कि मैं 500% इसे टैक्स लगा दूंगा। उनसे पूछा गया कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमें सारी स्थितियों को डील करना आता है, हम जानते हैं कि इनसे कैसे निपटना है। गज़ब। तो इतना नैतिक साहस में आए जो है, तो राष्ट्र के लोग भी चकित हैं, लेकिन प्रभावित हैं। अच्छा है नरेंद्र मोदी के आप नीचे काम करते हैं तो थोड़ा बहुत गुण, उनका साहस, नैतिक साहस आप भी बटोरिए और बोलिए। तो बहरहाल उनके इस परफॉर्मेंस को लेके विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बाहर के लोग, मीडिया प्रभावित हैं। सर, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि टैरिफ का जो मुद्दा है, ट्रंप के टैरिफ का मुद्दा, इस कारण से जो ब्रिक्स समिट था वो थोड़ा ओवरशैडो हो गया? ओवरशैडो तो होना था, थोड़ा ज़्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि बाकी सब लोग मौजूद थे। पुतिन तो इसलिए नहीं आ सके कि वारंट निकला हुआ उनके गिरफ्तारी का, एक वॉर क्रिमिनल के नाते ट्रीट किया हुआ है इंटरनेशनल कोर्ट ने, उसमें ब्राज़ील भी मेंबर है। एम्बेरसमेंट होता तो उन्होंने उस पर वीडियो कॉल पे अपना किया। चाइना वाले अपने उलझे हुए थे, तो बाकी प्रेजेंस तो पूरी थी और नरेंद्र मोदी हीरो थे एक तरह से, लेकिन फिर भी शेडो इसलिए हुआ टैरिफ के कारण से। अल्टीमेटली हर राष्ट्र की इकोनॉमी जो है ना अर्थव्यवस्था से चलती है, और ट्रंप के टैरिफ्स का एक हवा तो है ही पूरे, किसी को पता नहीं है कि कल सुबह कौन सा नया अनाउंस कर दे, तो लोग चिंतित थे। तो थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ, जिसे कहना चाहिए ये सम्मेलन जो है, लेकिन 10-15%, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगा कि और शेडो हुआ हो। ये चिंतित थे लोग, लेकिन आजकल क्या है ना कि शो मस्ट गो ऑन। लोग वहाँ भी बैठे थे और ट्रंप के यहाँ भी निगाह थी कि नया वो ट्वीट क्या निकालते हैं। तो विशेष तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ कह सकते हैं थोड़ा बहुत प्रभाव उसका रहा।
सर क्या आपको लगता है कि शी जिनपिंग और पुतिन की गैर मौजूदगी की वजह से चारों तरफ वहाँ सिर्फ नरेंद्र मोदी छाए रहे? बिल्कुल छाए हुए नरेंद्र मोदी। अब इसके दो पहलू हैं। नरेंद्र मोदी जो छाए में उनका जो आकर्षण है या जो उनकी डोमिनेंस है, ये कहिए आवामंडल है, क्या इन दोनों की मौजूदगी में दिखाई नहीं देता है? तो इसका उत्तर है कि हाँ, दिखाई देता है, इनके मौजूदगी में भी दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है। तो एक्स्ट्रा माइलेज नरेंद्र मोदी को मिला होगा बट ही डजंट रिक्वायर दिस एडिशनल माइलेज। उनका खुद का आवामंडल बहुत है। आज संसार में कौन बड़े लोग हैं? आप 3 लोग देखिए, चाइना है राष्ट्रपति उनका, देन अमेरिका है, देन रशिया है, नरेंद्र मोदी हैं। इस पंक्ति में अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी पुतिन को एक तरफ रखिए, वो नीचे आ गए हैं नरेंद्र मोदी से। तो नरेंद्र मोदी की आज तुलना जो उन 2 से हो रही है। अब उन 2 में जो तुलना करने बैठते हैं तो वो तो विम्सिकल हैं, ट्रंप सबको पता है, और जो चाइना के हैं वो डिक्टेटर हैं, डेमोक्रेट नहीं हैं। तो सुलझा हुआ, समझा हुआ, ठहरा हुआ डेमोक्रेट कौन है? नरेंद्र मोदी जी। इन ए वे। तो नरेंद्र मोदी गिनती आज उस कतार में हो रही है, वर्ल्ड ग्लोबल लीडर के नाते, दैट वे जो है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी छाए रहे, वैसे भी छाए रहे, और वो होते तब भी है कोई देवी देवताओं का चक्कर है, कुछ आकर्षण उनके व्यक्तित्व में। आप देखते हैं जहाँ भी जाते हैं लोग पागलपन की तरह टूटते हैं, देश में विदेश में कुछ है ऐसा, तो चलेगा जाती। जी सर, पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ अक्सर दोहरे मापदंडों का शिकार हुआ है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, कहा उन्होंने कि मैंने अक्सर देखा है कि डबल स्टैंडर्ड का शिकार हुआ है, इनके साथ डबल स्टैंडर्ड का व्यवहार होता है। फिर चाहे वो रिसोर्सेज की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, या सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हों, इन लोगों को जो है ना प्राथमिकता नहीं मिल पाती, इनकी वॉइस को, इनकी आवाज़ को। और फिर ऐसी स्थिति में क्या है कि जो वर्ल्ड ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं विदाउट द वॉइस ऑफ दीज कंट्रीज़ जो है, तो वो फिर एक ऐसे मोबाइल की तरह हैं जिसमें आप कहिए कि नेटवर्क नहीं है और सिम है, उसमें कोई अर्थ नहीं उस मोबाइल का। तो उनका कहना है कि जब तक इन राष्ट्रों की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, इनका सौतेला व्यवहार बंद नहीं होगा, ये जो डबल स्टैंडर्ड व्यवहार बड़े राष्ट्र बंद नहीं करेंगे, तब तक संसार का संतुलित विकास नहीं हो सकता। दिस वॉट ही वांटेड टू से। सर, पीएम मोदी ने इस दौरान ये भी कहा कि ग्लोबल साउथ का उदय संसार में एक नई लीडरशिप पैदा करेगा। आखिरकार पीएम क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि जो राष्ट्र हैं, ग्लोबल साउथ के राष्ट्र हैं, कुछ और पिछड़े राष्ट्र हैं, अफ्रीका के राष्ट्र हैं, इनकी आवाज़ नहीं है आज, इनकी आवाज़ दब जाती है बड़े राष्ट्रों के सामने। इनकी आवाज़ को एक और आवाज़ देने की ज़रूरत है आज। तो वो ऐसा आशा करते हैं कि भारत इन राष्ट्रों की आवाज़ बनेगा, एक नई लीडरशिप आएगी। और आप देख रहे हैं स्लोली नरेंद्र मोदी ने एमर्जिंग ऑन द ग्लोबल फ्रंट, ये तो देखा ही हमने 3-4-5 साल में, खास करके पिछला जो है। तो उनको उम्मीद है कि वो दिन आएगा भारत जब इन राष्ट्रों की आवाज़ बनेगा, उस आवाज़ से बार्गेन करेगा उनसे, उस आवाज़ से उनको काउंटर बैलेंस करेगा और इनके हितों को वहाँ प्रॉपर तरीके से रखा जाएगा उनके सामने। तो नरेंद्र मोदी के मन में 2 भावनाएं देखो, एक तो मानवीय दृष्टि से है, जो कहते हैं ह्यूमैनिटी फर्स्ट, इन राष्ट्रों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। दूसरा अपनी लीडरशिप है उनकी, ग्लोबल लीडर, उसको मजबूत करना चाहते हैं। ह्यूमन बीइंग हर आदमी चाहता है उसको मजबूत करना। तो ये दोनों जो ड्राइविंग फैक्टर हैं, एक तो गरीब की आवाज़ को, कमज़ोर की आवाज़ को ऊपर उठाना, और दूसरा खुद की लीडरशिप को और मजबूत करना। तो ये जो डेडली कम्बिनेशन है ये आगे बढ़ेगा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना की यात्रा कैसी रही और कौन कौन से MOUs जिन पर दस्तखत किए गए? मैंने सुना कि 57 वर्ष बाद शायद वो वहाँ पे गए। वैसे तो किस सम्मेलन में गए होंगे, लेकिन जो द्विपक्षीय वार्ता होती है, बायलैटरल ट्रेड की बात है, वो पहली बार वहाँ पे इस तरह का हुआ। और दूसरा क्या है कि अर्जेंटीना तो जो है एक फुटबॉल प्रेमियों का देश है, तख्ता बदलता रहता है वहाँ पे जो है। और नरेंद्र मोदी का इतना अद्भुत स्वागत हुआ वहाँ पे, आप देखें यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है कि जनता जो है, भारतवंशी जो लोग हैं, भारतीय समुदाय के, किस तरह का स्वागत कर रहे हैं। और मैंने देखा था अभी कि एक बच्चे को भी उन्होंने गोद में उठा लिया था, बड़ा वीडियो वायरल हुआ वहाँ पे। तो यात्रा उनकी बड़ी ज़बरदस्त थी और वहाँ पे उनको सम्मान भी दिया गया, जो शहर की चाबी सौंपने का एक सम्मान होता है वो भी दिया गया। समझौते भी हुए, कोई आपके एनर्जी के, पावर के, हेल्थ के, सारे वहाँ पे हुए। लेकिन बहुत लंबे समय बाद वहाँ पे चूँकि जाना हुआ था तो ऐसा लगा कि इनकी आवाज़ भी, और देखिए कितना दूर है अर्जेंटीना जो है। लेकिन अच्छी यात्रा थी और ये कहना चाहिए कि ताज़ी हवा का झोंका था। भारत के लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो नरेंद्र मोदी केवल सुनते हैं, नाम सुनते हैं, टीवी पे देखते हैं, मिले नहीं थे, तो काफ़ी लोग मिले वहाँ पे। तो यात्रा इन टोटलिटी एंड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग आवर रिलेशनशिप विद अर्जेंटीना एंड इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ आवर ओन पीपल देयर, इट वाज ए सक्सेसफुल विजिट।
सर क्या ये सच है कि अर्जेंटीना के लोगों के फुटबॉल प्रेम ने उस देश को बर्बाद कर दिया? हाँ, वो एक खास तरह का देश है। वहाँ पे जो है उनको बस फुटबॉल पे सारा पैसा खर्च करना है, जिसे कहते हैं। तो फुटबॉल पे मैंने सुना उन्होंने 6,000 करोड़ का एक स्टेडियम बना दिया कुछ साल पहले। इकॉनमी ढुलमुल हो गई, तख्ता वैसे पलटता रहता है वहाँ। 100 साल पहले कहते हैं अमेरिका को टक्कर देने की हालत में था, आज उस स्थिति में नहीं है। लेकिन फिर उनको खास अफसोस नहीं होता। खास किस्म जिसे हम कहते हैं ना मस्त मोला टाइप लोग हैं वहाँ जो है कि इकॉनमी डूब रही है, राष्ट्र पे कर्जा हो रहा है, वो फुटबॉल खेलने में उनको आनंद आता है। तो फैक्ट है कि कंट्री का जो इकोनॉमिक इम्बैलेंस हुआ है वहाँ पे, वो फुटबॉल पे जो बजट उनका है आउट ऑफ कंटेस्ट, आउट ऑफ प्रोपोर्शन चला गया, ऐसा माना जाता है। सर फर्स्ट इंडिया अखबार की एक हेडलाइंस थी, मोदी शाइन्स ब्राइट इन द लैंड ऑफ गोल्ड। आप इसे कैसे देखते हैं सर? एग्जैक्टली फर्स्ट इंडिया ने ठीक लिखा है। फर्स्ट इंडिया हेडिंग ऐसे लगाता है, बड़े किलिंग हेडिंग लगाता है, वेरी इंप्रेसिव जो है, वेरी ब्रिलियंट पीपल आर देयर जो है, एडिटर एंड ऑल जो हेडलाइन बनाते करते हैं जी। 30 साल बाद वहाँ यात्रा हुई घना में, आप देखिए पार्लियामेंट में गए, वहाँ पे लोगों से मिले, राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान जो है वो भी दिया गया। वो जो सारे एग्रीमेंट होते हैं स्टैंडर्ड एग्रीमेंट्स, वो सारे उनके साथ भी हुए। एक अच्छी यात्रा थी, एक अच्छा प्रवास था। और चूँकि सोने का शहर है, गोल्ड का शहर है, तो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था वहाँ पे जो है, अच्छा था। घना विजिट वॉज गुड। तो आप ठीक कह रहे हैं कि शाइन्स ब्राइटली शाइन्स एज ए गोल्ड, और तो गोल्ड की धरती है इसलिए उसकी तुलना उससे की गई है। दिस इज ऑल। सर घाना पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत और उनके भाषण को आप किस तरह से देखते हैं? भाषण बहुत अच्छा था, लोग प्रभावित थे। और नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप आइए हमारे यहाँ भी, हमारी पार्लियामेंट देखिए, नई पार्लियामेंट बनी है जो, आइए यहाँ पे पार्लियामेंट देखिए, हमारे स्पीकर से मिलिए। आएंगे तो ओम बिरला इंतजाम बहुत अच्छा करते हैं। पिछले कुछ एक फंक्शंस हुए हैं दिल्ली में पार्लियामेंट से रिलेटेड, तो वो आएंगे, वो लोग लगता है मुझे जल्दी आएंगे देखने के लिए। तो दे विल गेट ए चांस टू हैव ए लुक ऑन इंडियन पार्लियामेंट। कितना बड़ा, कितना ज़बरदस्त आभा मंडल है इंडियन पार्लियामेंट का, कितनी अच्छी बिल्डिंग है, कितना वास्ट सारा एरिया जो है वो कवर किया हुआ है। तो अच्छा था भाषण उनका, लोग प्रभावित थे वहाँ पे। और ऐसी आशा है कि वो लोग जल्द ही भारत आके यहाँ की पार्लियामेंट को देखेंगे, ऐसा लगता है। सर त्रिनिदाद और टोबैगो यात्रा के दौरान वहाँ जो बिहार मूल की प्रधानमंत्री हैं कमला प्रसाद बिसेसर, वो साड़ी में वहाँ नजर आई। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी देखकर खुश हुए होंगे, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नेचुरली, और देखो भारतीय प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और भारतीय संस्कृति नरेंद्र मोदी के मन में रहती है। तो आप देखिए वो साड़ी पहन के आई तो अच्छा लगा होगा। ऑफ कोर्स एक एक्सटेंशन ऑफ इंडियन कल्चर दिखता है ना विदेश में आपको जो है। और आप देखिए वो तो देश ही ऐसा है कि भारतीय मूल के लोगों ने बनाया है। 180 साल पहले मजदूर गए थे वहाँ, वो वहीं के हो गए, उन्होंने राष्ट्र को बनाया वहाँ पे। अभी जो नरेंद्र मोदी गए तो 180 साल हुए थे भारतीय मजदूरों के जाने की घटना को, उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो वहाँ पे गए थे। और वहाँ जॉइंट सेशन था पार्लियामेंट का, उसको उन्होंने संबोधित किया। अब वहाँ पे मोदी मोदी के नारे लगे, आप देखिए जी। नरेंद्र मोदी का आभा मंडल में कई बार जिक्र करता हूँ। अननोन फोर्सेस गॉड ड्राइव्स दैट आभा मंडल जो है, नेचुरल फोर्सेस जो है ये। तो वहाँ भी नारे वारे लगे, वहाँ पे अच्छी यात्रा हुई। वहाँ एक पटना स्ट्रीट भी है वहाँ पे, क्योंकि बिहार के लोग हैं, पटना का मोह रहता है। और ख़ास बात देखिए कि बिहार में चुनाव आने वाले हैं, तो बहुत सारे लोगों का चुनाव का कोई ऐसा इरादा नहीं रहा प्रभावित करने का, लेकिन चर्चा होती है ना। तो पटना में भी चर्चा हो रही है वहाँ इस बात की कि नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए थे, अपने लोगों से मिल के आए वहाँ से जो है। अच्छी यात्रा थी, अपने देश की संस्कृति के लोगों से मिले वहाँ से और आए वहाँ पे पार्लियामेंट में, अच्छा भाषण दिया, मोदी मोदी के नारे लगे। दिस इज़ ऑल जो है। और छोटा देश है तो हेल्प तो करते ही हैं जी। किसी ने कहा कि भाई जहाँ भी जाते हैं तो 4-5 करोड़ के तो MOU साइन हो ही जाते हैं, फिर चाहे आप हेल्थ के हों, आपके एनर्जी के हों, आपके डिजिटल के हों। सर नमो एक व्यक्ति और 27 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? और प्रधानमंत्री के इस दौरे में भी 4 देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया, इस क्रेज को लेकर आप क्या कहेंगे? क्रेज अद्भुत है, देश में तो है ही, विदेश में भी है। आप देखिए ना 27 राष्ट्र अपना अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान एक देश के प्रधानमंत्री को दें अक्रॉस द ग्लोब, कितनी बड़ी बात है। ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं, तो देश के सम्मान की बात है। अब आप नामीबिया देखिए, छोटा सा कंट्री है, वहाँ पे गए थे तो कितना ज़बरदस्त स्वागत हुआ वहाँ पे। चीता प्रोजेक्ट वहाँ से लाए थे, उनके लिए भी थैंक यू कहा उन्होंने। नामीबिया गदगद हैं कि इतना दूर 13,000 किलोमीटर है दिल्ली से नामीबिया जो है, तो कैसे गए वहाँ पर, कैसे आए। तो एक अच्छा प्रयास है और यही मोह है लोगों का, यही स्नेह और सम्मान है जो खींच के लाता है लोगों को, इस प्रकार के पुरस्कार देने के लिए प्रेरित करता है उनको। 27 राष्ट्रों ने सम्मानित किया और नरेंद्र मोदी ने कहा मेरा नहीं 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। आई शेयर दिस थॉट कि उनके साथ साथ पूरे देश का सम्मान है, देश का झंडा ऊंचा होता है।
सर पिछले 10 वर्षों में भारत ने डिजिटल क्रांति देखी है और इसकी छाप नरेंद्र मोदी के दौरों में भी नज़र आती है जब वो विदेश यात्रा पर जाते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ इस डिजिटल क्रांति के प्रति बहुत उत्सुक भी नज़र आती हैं। तो इसमें आप कितना योगदान देखते हैं और ग्लोबली जो इसका छाप है उसको आप कैसे देखते हैं? छाप बहुत ज़बरदस्त है और ये वास्तव में मतलब सुखद आश्चर्य है कि इतने विकसित राष्ट्रों के सामने, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, उनके सामने यूपीआई में आप देखिए या डिजिटल में आप क्रांति में आप देखिए तो भारत ऑलमोस्ट नंबर 1 है। अभी जो कोविड आया था, कोविड के जो कागज़ बने थे, जो उसमें जो है लोगों के पास हार्ड कॉपी थी, यहाँ पे मोबाइल पे चलता था। एक अमेरिका को मंत्री आए थे और फ्रांस के एक मंत्री आए थे दिल्ली, उन्होंने कहा क्या कमाल हो रहा है, हमारे यहाँ तो है नहीं है। आज आप बाज़ार में जाइए, 10 रुपये की लस्सी खरीदिए तो आप पेमेंट उससे कर रहे हैं, डिजिटल से। गज़ब हो गया। ये भारत है कि अमेरिका है, न्यूयॉर्क है कि दिल्ली है। आप देखिए छोटे छोटे शहरों में आप सड़क पे जाइए, यहाँ किसी आप मैं कहता रांची के एक छोटे बाज़ार में निकल जाइए, वहाँ पे आप वो आदमी आपसे 12 रुपये लेगा, आपको 1 किलो सब्ज़ी जो भी कोई आती है 12 रुपये में जो भी कुछ है वो आपको दे देगा करके। मिरेकल जो है ये, तो ये इस दशक में नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि है जिसे कहा जाए कि डिजिटल रिवोल्यूशन और आत्मनिर्भर भारत कैसे होता है उसका एक प्रतीक जो है। अभी कुछ दिनों पहले एक अखबार में उनका आर्टिकल भी लिखा था, खुद इतने उत्साहित से इस सफलता से, तो उन्होंने कहा कि दशक कमाल का है। और वास्तव में आप देखिए कि यूपीआई आज कहाँ से कहाँ है, और इंडिया के तो उन्होंने कह दिया कि यूपीआई आपके नाम से कर दीजिए, हम तो यहाँ पे चलाएंगे आके जो है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि संसार के विकसित राष्ट्र और नरेंद्र मोदी की उपलब्धि को देख के शर्मिंदा हैं इन वे कि ये क्या हुआ। मोस्ट डेवलप्ड नेशन जो है वो आज डिजिटल डेवलपमेंट के अंदर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जहाँ डेवलपिंग नेशन इंडिया से वो काफ़ी पीछे चल रहे हैं। तो ये वाकई एक मिरेकल है। इसका उतना प्रचार नहीं हुआ इस उपलब्धि का जितना होना चाहिए था। हमारी और उपलब्धियों का जो प्रचार होता है संसार में, हमारे जो डिजिटल जो उपलब्धियां हैं, ये जो एप्रिसिएशन है या जो अचीवमेंट्स हैं, उसका उतना प्रचार अभी नहीं हुआ जिसे प्रचार किए जाने की प्रॉपर इसकी आवश्यकता है संसार में। बहुत बड़ी बात है। भारत जैसे देश का, किसी ज़माने में सांपों का देश कहते थे, किसी ज़माने में मान लो, तब एक डेवलपिंग नेशन है। वो आज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी उन सबसे आगे डिजिटल के अंदर। कितना बड़ा चमत्कार है ये। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि 10 वर्ष जो हैं ये चमत्कारी वर्ष हैं डिजिटल इंडिया के डेवलपमेंट में। सर, नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ देश जो हैं जो दुर्लभ खनिजों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, कर रहे हैं, इनको रोकना चाहिए। इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। ये मोनोपोली है लोगों की। उनका इशारा चाइना की तरफ भी है और कुछ और राष्ट्रों की तरफ भी है। और फिर दूसरा क्या है कि आजकल ट्रम्प है जैसे एक तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मेरे को आपके रेयर मिनरल दे दीजिए, मैं आपका टैक्स माफ़ कर दूंगा, मैं आपको ये दे दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। तो ये जो मोनोपोली है रेयर मिनरल जो हैं पृथ्वी पे, वो मोनोपोली ख़त्म होनी चाहिए। हर राष्ट्र को इसका अधिकार होना चाहिए। खासकर ब्रिक्स राष्ट्रों के लिए बात कही गई थी कि विकसित राष्ट्र इस पर मोनोपोली लेके बैठे हैं, इस मोनोपोली को तोड़ना चाहिए। एंड यू मस्ट सिक्योर द सप्लाई चेन ऑफ रेयर मिनरल्स, ये नरेंद्र मोदी ने कहा है। आप देख रहे हैं आने वाला कल जो है उनको बांटिए, क्यों रिसोर्स है ना। रिसोर्स से कहते हैं डजंट बिलोंग टू वन इंडिविजुअल, इट बिलोंग्स टू एंटायर यूनिवर्स। जो रिसोर्स होता है आपका, इंक्लूडिंग रेयर मिनरल और क्रिटिकल मिनरल जैसे आप उसको कहते हैं ये, तो आवाज़ उन्होंने उठाई है इसकी। तो खुद नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम भारत इसमें आत्मनिर्भर कैसे बने। जैसे हीरे की बात है, नामीबिया है तो हीरा वहाँ पैदा होता है, लेकिन तराशा आता है गुजरात में, नरेंद्र मोदी के होम स्टेट में जो है। तो ऐसा भी आए यहाँ पे कि हम पैदा भी करें उसको, इन्हें वे तराश नहीं, तराशने में सबसे मंडी हमारे यहाँ है। तो इस तरह के जो देखने में छोटी बातें लगती हैं बट दे काउंट, बिकॉज अल्टीमेटली नेशन का जो अस्तित्व है, नेशन की प्रॉस्पेरिटी उसकी इकोनॉमी पर डिपेंड करती है। और इकोनॉमी इन सब रिसोर्सेज के मोबिलाइजेशन पे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे डिपेंड करती है। दैट विल है। तो एक अच्छी आवाज़ उठाई है उन्होंने। इसमें कुछ देशों का अधिकार नहीं होना चाहिए। इट बिलोंग्स टू यूनिवर्स, तो यूनिवर्स में बंटना चाहिए, ये किसी एक स्थान पे नहीं रहना चाहिए। दैट विल गुड आइडिया। सर कुछ लोगों का मानना है कि ट्रंप अब विश्व शांति के लिए खतरा बनते नजर आ रहे हैं। हाँ सही है, ब्रिलियंट क्वेश्चन। इसलिए खतरा है, क्या ट्रेजेडी है। एक तरफ तो वो कुछ लोग कह रहे थे शांति पुरस्कार की मांग करते हैं, अब कुछ देखिए खतरा है। खतरा कैसे हैं कि ट्रंप, आज मैंने पढ़ा, ट्रंप की थ्रेट्स और टैरिफ्स, इट्स वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन, डेंजरस कॉकटेल। और पहली बार उन्होंने ऐसा किया अमेरिकन राष्ट्रपति ने कि टैरिफ को और मिलिट्री को कंबाइन कर दिया है। इज एब्सोल्युटली मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं एक दिन ऐसा भी आ सकता है अमेरिकन फोर्सेस उसका आदेश मानने से इनकार कर दें। तो ट्रंप खतरा तो है ही विश्व शांति के लिए, साथ में उस देश के अंदर भी हायरार्की टूटने के आसार हैं, उसको रूल आउट नहीं कर सकते। आर्मी को उगचू का आदेश अगर आप देंगे तो बहुत दिनों तक आर्मी माने, ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग हैं, दैट वे है। तो उन्होंने क्या किया, मिलिट्री और टैरिफ्स को कंबाइन कर दिया है।
इसीलिए कहा गया कि ट्रम्प एंड टैरिफ्स वेरी डेंजरस गेम प्लान, ये जो हो रहा इस तरह से। अब वो क्या है, पिछले दिनों तो परमाणु युद्ध वर्ल्ड वार होते होते बचा, ऐसा सब लोगों का मानना है। या तो ये पीछे हटे या ईरान पीछे हटा, लगा ऐसा कि ट्रम्प पीछे हटे हैं, अपेरेंटली ऐसा लगा। ईरान ने कफन बांध दिया था सिर पे, ऐसा लगा जो है। कोई आदमी अगर परमाणु युद्ध के निकट दुनिया को लाया है आज, तो उसका नाम है ट्रम्प, जिसने दुनिया को ला के परमाणु युद्ध के कगार पे खड़ा कर दिया है। ये ज़रूरी नहीं कि हो, बटन किसी दिन दब भी सकता है, लेकिन बार बार परमाणु की युद्ध की बातें करना, बार बार परमाणु को नष्ट करने की बातें करना, बार बार उस सारे सेंसिटिव सब्जेक्ट को छेड़ना, ये अच्छे लक्षण नहीं है। इसलिए मानता हूँ कि वो निश्चित तौर पर विश्व शांति के लिए खतरा है उनका, अगर यही ट्रेंड बना रहा। एक तो टैरिफ और मिलिट्री को यूज़ करने का, दूसरा क्या है कि आप अपनी सेनाओं को आदेश दे दें कि नहीं आज 10 तारीख तक ऐसा हो जाना चाहिए, 15 तक ऐसा हो जाना चाहिए। देशों के समझौते, देशों की सेनाएं, चाहे यूक्रेन का मामला हो, ईरान का मामला हो, ऐसे नहीं सुलझते हैं। तो मेरा मानना ये है कि ट्रम्प विश्व शांति के लिए खतरा बने हुए हैं। लेट्स प्रे फॉर द मेंटल स्टेबिलिटी ऑफ ट्रम्प कि कल को ऐसा कोई फैसला नहीं करने, इस वास्तव में युद्ध शुरू हो जाए यहाँ पे जो है। तो सर इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार क्या डोनाल्ड ट्रंप को मिल सकता है, या फिर आपको क्या लगता है? आप देखिए, डॉलर के दबाव में धक्के में हो जाए तो हो जाए, जिसे कहते हैं भारतीय भाषा में धक्के में हो जाए तो हो जाए, प्रेशर में जो है, बाकी कोई अवसर नहीं है। वो ऐसा सोचते हैं। और देखिए उनकी मांग कौन लोग कर रहे हैं, उनकी मांग कर रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ, अब जो फील्ड मार्शल हो गए हैं जो है, वो उसका प्रस्ताव ला रहे हैं। संसार का सबसे बड़ा आतंकवादी है ना, और ट्रम्प को शांति दूत घोषित करने का प्रस्ताव ला रहा है। आप देखिए इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, हैं? दूसरे कौन ला रहे हैं? इजराइल जो उनके अंडर है, खुद ही वहाँ का प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में खाना खाता है, डिनर लेता है, कहता है कि आपको मिलना चाहिए। इन्हें वे मतलब आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो चाहे मेरिट पे बात करें, पर माना तो यही जाएगा ना कि वो प्रभावित हैं आपके उससे, प्रभाव में आके काम कर रहे हैं आपके जो है। तो दो लोगों ने प्रस्ताव किया है। अब वो ये सोचते हैं, वो कितना मूर्खतापूर्ण बयान आता है कितनी दफ़े, सारे देश के लोग थक गए हैं बयान को। मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी भी थक गए होंगे बार बार उसको पढ़ के, और सिर पकड़ लिया होगा उन्होंने भी एक बार कह, इसका खंडन मत करो, इसको ऐसे ही चलने दो कि मैंने समझौता कराया भारत पाकिस्तान का। एक लिमिट होती है ना खंडन करने की। विदेश मंत्रालय के अफसर भी झुंझला गए होंगे सिर पे कि क्या है ये, कितनी बार खंडन करें, कितनी बार सफाई दें, बोलने दो, चलो चलने दो, देश तंग आ चुका है इससे। उसको कहते हैं मैंने कराया समझौता, क्या रिडिकुलस जो है। फिर वो कहते हैं इजराइल और वो समझौता मैंने करा दिया है उनका जो है। फिर कहते हैं गाज़ा पट्टी में समझौता मैंने करा दिया है, कल को कुछ और कह देंगे, हॉरिबल जो है। तो पुरस्कार ले लीजिए, कोई मतलब नहीं उसका पुरस्कार का। अगर नरेंद्र मोदी उस समय समझौता करा देते, जैसे हालात बने थे स्टेबल को यूक्रेन उसका, ठीक है ना, तो एक बात बनती। सबसे बड़ी बात है नोबेल पुरस्कार के लिए एक सुलझा हुआ, एक ठहरा हुआ, एक स्टेबल माइंड का, एक आम तौर पे सामान्य बुद्धि से फैसले करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली ट्रम्प नहीं है। इसलिए लेट्स सी कि क्या होता है। सर क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ट्रम्प के पाकिस्तान प्रेम की वजह से भारत के आम लोग भी, आम आदमी जो है वो भी डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ हो गया? बिल्कुल खिलाफ हैं, बड़ी संख्या में। एक तो लोग झुंझलाए हुए हैं, अखबार पढ़ते हैं लोग, ट्रम्प का नया बयान पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं, चैनल बदल देते हैं, ठीक, आगे चलो, चाहे उनको सास बहू क्यों नहीं देखना पड़ जाए। और सास बहू में अच्छी खबर ये कि स्मृति ईरानी वापस आई है, शायद सास बहू करने वाली है जो है, दैट वे। तो सास बहू देख लें, अच्छा हो जाएगा शो उनके आने से, दैट वे जो है। तो ट्रम्प की तो ये स्थिति होगी, लोग झुंझला गए हैं। दूसरा, एक जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, और भारत में सारे राष्ट्रभक्त हैं, और ख़ास करके नरेंद्र मोदी की सेना जो बहुत सेंसिटिवली जुड़े हुए हैं इन मुद्दों से देश में जो है, तो ये देखते हैं कि आप मुनीर को लंच पे बुला रहे हो, शाही लंच दे रहे हो उसको, और कह रहे हो मैं आभार मानता हूँ आपका, बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ पे आए, और आप जो टेररिज्म की जो इसकी जो लड़ाई है आतंकवाद की, उसमें आप एक बहुत बहुमूल्य साथी हो हमारे। व्हाट ए फन। पाकिस्तान अगर टेररिज्म की लड़ाई में अमेरिका का बहुमूल्य साथी है, स्ट्रेटजिक पार्टनर है, फिर बाकी क्या है? डबल स्टैंडर्ड। बाकी वे डबल स्टैंडर्ड है। बाकी वे नरेंद्र मोदी ठोकेंगे तो ठोकेंगे पाकिस्तान को, फिर क्या करें? किससे उम्मीद करें, किससे आशा करें कि कोई समझौता कराएगा बीच में आगे, कोई सेंस की बात करेगा आकर के? कोई नहीं करेगा। तो ठीक है, राष्ट्रों को उनके हाल पे छोड़ दो, भारत भी अपने हाल पे छोड़ देगा, भारत भी। इसीलिए टफ स्टैंड लिया है। अभी आप देखिए पीयूष गोयल ने और सब लोग जो आजकल जो बोल रहे हैं भाषा, वो नरेंद्र मोदी की भाषा बोल रहे हैं। देव टेकन ए टफ स्टैंड ऑन ट्रम्प कि इस तरह से नहीं हुई। राष्ट्र की संप्रभुता और राष्ट्र इंटरेस्ट, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी प्रतिष्ठा, इन सबको देख के बयान देंगे, ऐसे नहीं करेंगे। दैट वे जो है। सर, जो डोनाल्ड ट्रंप और मस्क के जो बदलते और बिगड़ते हुए जो रिश्ते हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा सर, क्या वाकई पॉलिटिकल पार्टी जो मस्क की है, वो आपको लगता है कि कुछ कामयाबी हासिल कर पाएगी? रिश्ते में ये है कि एक तो बिजनेस राइवलरी है, एक कारण तो रिश्तों का, और कंपैरेटिवली बिटवीन द टू जो है, कंपैरेटिवली मस्क
ज़्यादा समझदार दिखाई देते हैं मुझे कंपैरेटिवली। मैंने कहा ना, वो भी उकचुक बातें करते हैं कई बार, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली जो है वो कहते हैं मेरा सारा पैसा ले लो, मुझे एक कंप्यूटर दे दो, एक कमरा दे दो, 1 साल में फिर से मंजिल खड़ी कर दूंगा, वापस अपना साम्राज्य फिर से खड़ा कर दूंगा। दैट वे जो है तो झगड़ा जो है ना कुछ कमर्शियल कारणों को लेकर, कुछ फिलोसफिकल कारणों को लेकर, पॉलिसी को लेकर है। उनका कहना ये है, उन्होंने विभाग बनाया था खर्चे बचत करने का विभाग, खर्चे काटने का विभाग, कुछ काटे होंगे खर्चे, 60,000 आदमी यहाँ हटा दिए, $2 मिलियन वहाँ बचा दिया, ऐसा कुछ किया है। अब वो देखते हैं ट्रंप तो खरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, अनावश्यक खर्चा कर रहे हैं और कर्जा ले रहे हैं स्पेंडिंग पे। तो बेसिकली जो स्पेंडिंग का इशू है अमेरिका में, उसमें उन दोनों के बीच में डिफरेंस ओपिनियन है। उसमें उन्होंने उसको जाहिर किया उसको, तो ट्रंप ने कहा मैं आपको डिपोर्ट कर दूँगा साउथ अफ्रीका जहाँ से आप आए थे, और कह दिया कि जो कार आप बनाते हो मैं इस पर जो सब्सिडी है वो कम कर दूंगा। मस्क मारा जाएगा, सरकार से को थोड़ी लड़ सकता है, कोई बिजनेसमैन सरकार से नहीं लड़ सकता। अब ये एक एक्सेप्शन होंगे कि सरकार से लड़ें भी सही और बिजनेस में सर्वाइव भी करें, मस्क जो है ये। तो उन्होंने एक नया विचार दे दिया है, उनका मैं नई पार्टी बनाऊंगा, अमेरिका पार्टी। विचार अच्छा है, लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन होना चाहिए लोगों के बीच में जो है। अमेरिका पार्टी कैसे, लेकिन ये सर्वे करवाया है मस्क ने, तो 63% लोग ये कह रहे हैं कि हाँ तीसरी पार्टी होनी चाहिए अमेरिका में। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट से थक गए हम लोग दोनों से जो है ये, तो बड़ी बात नहीं तीसरी पार्टी बने वहाँ पे। लेकिन जो रूल्स हैं, जो मीडिया का माहौल है, वो सब इसकी खिलाफत कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी का कोई वहाँ चांस नहीं है। थर्ड पार्टी वो पार्टी बनती है जो कि जीतने के आसपास हो, तो वो लोग वोट देते हैं कि चलो जीत जाएगा शायद ये, जो जीतने के आसपास ही नहीं है, कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। लेकिन वो मस्ट कॉन्फिडेंट हो, कहते हैं 63% पीपल लाइक द इमरजेंस ऑफ थर्ड पार्टी। तो लेट्स सी क्या उसका होता है। लोकतांत्रिक विचार अच्छा, लेकिन झगड़ा मेन जो है बिजनेस कारणों से है। एंड यू नॉट बी सरप्राइज किस दिन रात को 12 बजे नया ट्वीट आएगा दोनों का, हमें समझौता हो गया, हम राष्ट्र के लिए काम करेंगे, हम अमेरिका के लिए मिल के काम करेंगे। उस दिन आप और हम सब ठगे हुए महसूस करेंगे। लेट्स सी, ऑल इज वेल नाउ। सर मैंने ये भी सुना है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान चीन ने भारत की सैन्य गतिविधियों की जानकारी, लाइव डेटा जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा की। आखिर चीन ने ऐसा किया क्यों? इसलिए कि फंडामेंटली इज आवर एनिमी। इंडिया एंड चाइना फंडामेंटली ट्रेडिशनली दे आर एनिमी कंट्रीज। दैट वे जो है बहुत कोशिश करते हैं नरेंद्र मोदी समन सामान्य बनाने की, थोड़ी बहुत कभी कभी वो भी करते हैं, लेकिन मूल तो मूल ही रहता है। मूल स्वभाव, मूल चरित्र नहीं बदल सकते आप उसका जो है। तो चाइना ने किया और ये बात प्रमाणित है। डिप्टी आर्मी चीफ ने भी कहा, और नहीं कहते तब भी सबको पता था कि वो जो अपने हथियार चाइना ने बनाए हैं उनको एक लाइव जिसे कहते हैं लेबोरेटरी के रूप में उन्होंने इस वॉर फील्ड को यूज़ किया, हथियार कैसा काम करता है मेरा। तो एक तरह से डायरेक्टली देखा, इसलिए उन्होंने कहा कि 3 मोर्चों पर हम लड़ रहे थे। वहाँ लड़ रहे थे, पाकिस्तान से लड़ रहे थे, और तुर्की के जो हैं सारे ड्रोन्स वगैरह वहाँ से आए थे। तो दैट वे तो किया उन्होंने ऐसा, ए पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। लेकिन इस बार क्या है, थोड़ा एक्सपोज हो गए वो, जैसे कहना चाहिए। और जैसे बयान आया डिप्टी आर्मी चीफ का, तो वहाँ के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बाकायदा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम ट्रेडिशनली दोस्त लोग हैं आपस में, और हमने जो भी किया ये हमारे नॉर्मल कोऑपरेशन का पार्ट है, ये सब आपस में करना जो है। एंड वी आर नॉट एमिंग अगेंस्ट थर्ड पार्टी, मीन्स इंडिया के अगेंस्ट हम नहीं थे, तो कोई खास दम नहीं था उसमें। बट दे वर क्वाइट अलर्ट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द स्टेटमेंट एंड देन गिव ए रिबटल जो है ये। लेकिन कोई इसका खास मतलब नहीं था। चाइना एक्टेड अगेंस्ट इंडिया एंड चाइना गोट एक्सपोज दिस टाइम, दिस इफेक्ट। सर, अमेरिका ईरान युद्ध में पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया, इस कॉन्ट्रडिक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? कंट्रडिक्शन है। पाकिस्तान नोज, जिसे कहते हैं ना ब्लैकमेल करना या बार्गेन करना, पाकिस्तान अपनी पोजीशन को समझता है, बार्गेन करना जो है। मुनीर भी समझते हैं और सब समझते हैं वहाँ पे जो है, इसलिए उन्होंने कह दिया उस नेगेटिव पॉइंट पे आके। और यही तो होता है ना, वॉइस ऑफ डिसेंट की कीमत है कई बार, इसे देखा जाए तो वॉइस ऑफ डिसेंट खड़ा कर दिया उसने, और वॉइस ऑफ डिसेंट को आप मैनेज करिए, तो फिर 10 खरब डॉलर दीजिए उनको, या कुछ और अच्छा करिए उनके लिए जो है, किसी और जगह फेवर करिए उनको जो है, या उनको राष्ट्रपति बनाइए आप, या जो भी कुछ है। तो पाकिस्तान एक्टेड, जिसे कहना चाहिए ना बार्गेन पावर। और राजनीति में क्या है, सॉफ्ट ब्लैकमेल इज समथिंग नॉर्मल, तो किया पाकिस्तान ने जो है, और अमेरिका उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और थोड़ा बहुत दिमाग में होगा ट्रंप के, तो वक्त आने से पता लगेगा। बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि पाकिस्तान स्टूड अप विद हिज लॉन्ग रेपुटेशन ऑफ बीइंग ए बार्गेनर एंड ए ब्लैकमेलर इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। सर, पाकिस्तान में अब आप जो आर्मी चीफ हैं मुनीर, उनका क्या भविष्य देखते हैं, और आपको लगता है कोई तख्ता पलट जैसी स्थिति होगी? हो सकती है। पाकिस्तान में परंपरा रही है पहले, आप देखिए अयूब खान थे जनरल, फील्ड मार्शल ज़िया-उल हक थे, ये परवेज़ मुशर्रफ थे, ये सारे महत्वाकांक्षी थे, राष्ट्रपति बने वहाँ पे। अब बहुत टाइम बाद वहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आई थी अमेरिकन इन्फ्लुएंस से जो है। लेकिन अब अमेरिका का झुकाव थोड़ा सा दिख रहा है मुनीर की तरफ,
मे बी सम बिजनेस इंटरेस्ट आल्सो अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ कि उनको ईरान के ख़िलाफ़ उसको यूज़ करना है कि कहाँ करना है, जो भी है ये, तो सपोर्ट कर सकते हैं उसको, वो सपोर्ट कर देंगे, एनओसी दे देंगे, तो मुनीर वहाँ पे जो है राष्ट्रपति बन जाएंगे। ऐसा सुना है कि डील चल रही है अंदर ही अंदर। जो जरदारी हैं अभी वो रिटायर हो सकते हैं और वो बिलावल प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसी डील की बात चल रही है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान में आर्मी तो करती रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेट होगा 2 कारणों से। एक तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विल बी रिप्लेस बाय डिक्टेटरशिप, जी, ठीक, और सेकंड ये है कि देयर विल बी मोर थ्रेट ऑफ ए लाइकली वॉर विद इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर दिस मुनीर टेक्स ओवर एज द प्रेसिडेंट, ऑल माइटी प्रेसिडेंट जो है ये, तो हो सकता है ऐसा, दैट वे जो है, लेट्स सी। सर, क्या चीन के राष्ट्रपति सच में रिटायर होने जा रहे हैं या फिर किसी दूसरे नेता को सत्ता हस्तांतरण कर रहे हैं? चर्चा है ऐसी, इंटरनेशनल मीडिया में भी ऐसा सुना था। हालांकि उम्र तो ज़्यादा नहीं है उनकी, ही इज़ ओनली 72 जो है, तो 72 कोई उम्र नहीं होती है। मैं तो 75 पे कितना नहीं कहना चाहिए, पर कितना फिट और ऑपरेशनल हूँ, दैट वे, मतलब जो है काम करते हैं 18 घंटे, हम लोग 16 घंटे काम करते हैं। आज की उम्र 80 साल होनी चाहिए कम से कम रिटायर होने की। अब 75 का ज़माना चला गया। कोई बाद में अगर कहता है 75 पे रिटायर हो जाओ, आई थिंक इज़ टॉकिंग 18th सेंचुरी, दैट वे जो है। पॉलिटिकल की बात नहीं कह रहा मैं, अदरवाइज़ मैं वैसे कह रहा हूँ आपसे। अब रिटायरमेंट की एज भी जो पहले 60 थी, 70 होनी चाहिए या 65 होनी चाहिए। लोग क्या फिजिकली फिट हो गए हैं ज़्यादा, 60 में रिटायर हो जाते हैं अचानक, उनको समझ नहीं आता क्या करें। वो एक अलग फोर्स कंट्री में खड़ी हो गई है, एफिशिएंट फंक्शनल रिटायर्ड फोर्स जिसे कहना चाहिए। तो दैट वे एनी हाउ, तो वो 72 के हैं राष्ट्रपति वहाँ के जो हैं, और तो उम्र का कोई तकाजा नहीं है वहाँ पे ऐसा, और फिजिकली फिट दिखाई देते हैं। लेकिन क्या ना, पॉलिट ब्यूरो है उनका, उनकी पार्टी है, रूथलेस पार्टी है, वो कई कारणों से कई बार फैसले लेते हैं। तो ऐसा सुना है कि एक आर्मी जनरल थे बीच में, वो भी उनके पसंद के थे तो हट गए वहाँ से, कुछ और फैसले भी वहाँ पे हुए। तो लोगों के दिमाग में ऐसी धारणा आई कि शायद इस सत्ता हस्तांतरण करने वाले हैं या रिटायर होने वाले हैं। तो रिजल्ट तो सेम है, हस्तांतरण करो तभी यू फाइनली गेट कम टू ए रिटायरमेंट, फाइनली तो ये होगा आपका जो है। तो लेट्स सी। लेकिन इसी पे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, किसी अमेरिकन अखबार में था, तो उसने कहा कि ये विशफुल थिंकिंग है उनके रिटायर होने की। आज भी जितने कोर डिसीजंस हो रहे हैं वहाँ पे चाइना के अंदर, पार्टी में, सेना में, गवर्नेंस में, फाइनेंशियल डिसीजन, जितने कोर डिसीजन हो रहे हैं, उन सब में जो है, जो राष्ट्रपति हैं अभी जो है, उनकी जो आइडियोलॉजिकल और स्ट्रैटेजिक विज़न है उनका, उसकी छाप साफ तौर पे दिखाई देती है। इसलिए आप मत सोचिए कि वो रिटायर हो रहे हैं। लेकिन ये चर्चा चली है तो हमने भी डिस्कस किया है, तो ओनली द टाइम विल टेल कि रिटायर होते हैं कि नहीं, दैट विल है। लेकिन आज चाइना को उन्होंने बांध रखा है एक तरह से। चाइना का आउटर वर्ल्ड में जो फेस है वो इन्हीं का फेस है, जिनपिंग, और ये जो फेस है ये काफ़ी पावरफुल इंप्रेसिव फेस दिखाई देता है। लेट्स सी चेंज होता है कि नहीं होता है, तो अगला आदमी जो आएगा सामने वो उतना इंप्रेसिव एक अपना होता है ना, एक आभा मंडल वो पेश कर पाता है कि नहीं, अपना ब्रांड जो है वो उसको बना पाता है कि नहीं, लेट्स सी। सर, दलाई लामा के उत्तराधिकार या फिर विरासत से जुड़ी हुई इन दिनों खूब कंट्रोवर्सी चल रही है। ये कंट्रोवर्सी क्या है, और क्या आपको लगता है कि भारत और चाइना के बीच इस विषय को लेकर के विवाद संभव है? देखो, ऐसा है कि अभी जो दलाई लामा है, इस 14th दलाई लामा, 14वां दलाई लामा सीरीज़ में, श्रृंखला में, वरिष्ठता में, वो 90 साल के हो गए। 2011 में उन्होंने कहा था कि जब मैं 90 साल का होऊंगा उस दिन सोचूंगा कि ये दलाई लामा सिस्टम मेरे बाद उत्तराधिकारी आए या नहीं। और 6 जुलाई को 90 साल के हो गए, रिटायरमेंट हो गया। दिस इज़ एक्चुअल रिटायरमेंट एट 90, नॉट एट 62, 72 और 75 जो है, ठीक। तो आए तो चाइना ने कहा भी हमारी पसंद का लगाओ दलाई लामा जो है। कैसे लगाएं? दलाई लामा का सिलेक्शन कैसे होता है? एक परंपरा है, बिलीफ है कि दलाई लामा जो है वो पुनर्जन्म होता है उसका। एक बच्चा पहले से जन्म ले चुका है संसार में, जिसकी खोज होनी है बौद्ध धर्म के शास्त्रों परंपराओं के अनुरूप, वो दलाई लामा बनेगा। पिछली बार जो बच्चे खोज हुआ था उसका अपहरण हो गया, आज तक पता नहीं चला कहाँ गया वो। तो अब उस बच्चे की खोज के लिए कहते हैं, जो हमारी परंपरा है, दलाई लामा कह रहे हैं धर्मशाला में बैठ के, हम उसी परंपरा से बच्चे का चयन करना चाहते हैं। चाइना कहता नहीं, आप 4 छांटिए प्रोबेबल, जैसे यूपीएससी लिस्ट बनाता है 3 लोगों की, किसको डीजी बनाना है क्या है, ठीक है। तो आप लिस्ट बनाइए जो है, उसमें से पर्ची डाल के फैसला करिए। इसके लिए वो तैयार नहीं है, दैट तो स्वभाव चल रहा है। भारत क्या है कि भारत इज़ जस्ट एन्जॉइंग दिस टग ऑफ वार बिटवीन चाइना एंड दलाई लामा। तो नरेंद्र मोदी ने अभी उनको बधाई दे दी है। दलाई लामा अभी जन्मदिन था कुछ दिन पहले, और मंत्री जो हैं किरण रिजिजू वहाँ गए, वहाँ पे अरुणाचल का सीएम भी उनके साथ गया, उनको बधाई दी। तो मतलब ये है कि भारत रुचि ले रहा है। तनाव जैसी कोई बात नहीं। इंडिया ने क्लियर कह दिया कि दलाई लामा शुड बी गिवन ए कंप्लीट फ्रीडम इन सेलेक्टिंग देयर ओन सक्सेसर।
चाइना को अपना माइंड दे दिया एक तरह से। तो भारत तो मतलब थोड़ा सा ऐसे उनको जैसे करने के लिए, पिन करने के लिए थोड़ा सा ठीक है, अभी आप तंग करते हो थोड़ा सा हम भी कर लेते हैं जो है। और बाकी दलाई लामा ठीक है, वो अपना चुनेंगे नहीं चुनेंगे, तो कंट्रोवर्सी इस तरह की सारी जो है ये चली। सर, भारत और अमेरिका के परस्पर विरोधी दावों के बीच ट्रेड डील का भविष्य आप क्या देखते हैं, और क्या अमेरिका की जो कोशिश है एग्रीकल्चर के साथ साथ डेयरी सेक्टर में घुसने की, भारत उसको रोक पाएगा? देखो, ट्रंप के सामने दो उलझन हैं। एक तो नरेंद्र मोदी का चेहरा है सामने, फेस वैल्यू पे उनके खिलाफ फैसला नहीं कर सकते, उनके लिए अनकंफर्टेबल फैसला नहीं कर सकते। लेकिन जो मुंह मोड़ते हैं वापस नरेंद्र मोदी से, उधर जाते हैं दूसरे कमरे में, ठीक है ना, तो फिर वैसे हो जाते हैं, फिर कुछ भी कर देते हैं। विम्सिकल एटीट्यूड जो है ये। तो पहले तो ये कहा था 2 अप्रैल को, फिर कहा उसको आगे टाल देते हैं, 1 अगस्त हो गया, फिर ये आ गया कि ये 9 तारीख जो थी अभी 9 जुलाई लास्ट है, 9 जुलाई निकल गई, कुछ अता पता नहीं है। अब कह रहे हैं कि मिनी ट्रेड डील होगी, कुछ पता नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि भारत ने, प्राइम मिनिस्टर ने, गवर्नमेंट ने एक स्टैंड ले लिया है कि ट्रेड डील तभी होगी व्हेन इट विल बी कम्प्लीटली वेल कंक्लूडेड एंड इट शुड बी इन द नेशनल इंटरेस्ट, ओनली देन ये ट्रेड डील होगी, वरना नहीं होगी। और पीयूष गोयल ने साफ तौर पे कह दिया है उसमें कि जो डेडलाइन डेट्स हैं आपकी, जो कि ये डेट है वो डेट है, ये लागू नहीं होती हम पे इस तरह से। जो कमर्शियल डिसीजंस हैं वो इस तरह से डेडलॉग डेट्स के हिसाब से नहीं होते हैं, वो मेरिट पे होते हैं, रैशनल से होते हैं, पेशेंस से होते हैं, दैट वे। तो मुझे लगता नहीं कि इमीडिएटली कोई डील ऐसी होने वाली है, और होगी तो फिर वो झगड़ा पड़ा हुआ है उसके अंदर। अमेरिका का है ही एग्रीकल्चर और डेयरी का इशू जो है, तो वो भारत कहाँ मानेगा? लगता नहीं मुझे कि भारत मानेगा। अब कोई रास्ता उसमें निकाल लें बैठ के तो बात अलग है, मध्यम मार्ग निकल जाए इस तरह का जो है। अब आज फिर पीयूष गोयल ने कहा है कि डील वो होनी चाहिए दोनों राष्ट्रों के लिए लाभकारी हो, फिर टॉक सेंस। तो रूल्ड आउट नहीं है, लेकिन इमीडिएटली आजकल में कुछ हो जाए ऐसा मुझे नहीं लगता है। बट ट्रंप इज़ वेरी कॉशियस एंड रादर स्केयर्ड टू हैव ए प्रॉपर डील विद इंडिया, अदरवाइज उनको पता ही हेड इट फ्रॉम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इसमें मुझे लगता है उनकी गवर्नमेंट है 2 टूक अंदाज में है पूरे। उनके अगर मंत्रियों के बयान देखे जाएँ, विदेश मंत्री के और पीयूष गोयल के, तो निश्चित तौर पर सरकार ने मन बना लिया है कि इसको ठीक से करेंगे। मतलब कहने का है कि बो डाउन नहीं करेंगे और रैशनल पे लॉजिक के आधार पर हम चलेंगे इसमें, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेडलॉक डेट्स और नो डेट्स। सो लेट्स सी। सर, मुझे लगता है कि दूसरे देश की संसद में भाषण देने और सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री मोदी पूर्व प्रधानमंत्रियों की तुलना में बहुत आगे निकल गए हैं। तो ऐसे वैश्विक मंचों पर प्रधानमंत्री की बढ़ती हुई लोकप्रियता को आप कैसे देखते हैं? अद्भुत है वो भी। देखिए, मैं पढ़ रहा था कि 17 पार्लियामेंट जो संसार के फॉर्म हैं, देखिए राइट फ्रॉम अमेरिका टू लेके नीचे तक जो है, बड़े से बड़े राष्ट्र से छोटे छोटे राष्ट्र तक, नरेंद्र मोदी की आवाज़, नरेंद्र मोदी के स्वर, उनकी वाणी जो है कहना चाहिए, उनका जो भाषण है जो है वो गूंजा उन सदनों में। भारत के लिए गर्व की बात है। अगर आप कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि 17 संसद में, 17 देशों के पार्लियामेंट में उनकी आवाज़ गूंजी, ठीक है। और मनमोहन सिंह वो भी 10 साल रहे थे, 7 बार ऐसा हुआ। इंदिरा जी रहीं, 4 बार ऐसा हुआ, ठीक है। उसके बाद में राजीव गांधी और वाजपेयी जी रहे तो 2-2 बार ऐसा हुआ। नरसिम्हा राव 1 बार ऐसा हुआ। एक और आए थे शायद मोरारजी देसाई थे, एक बार उनका इस तरह से हुआ। तो अनपैरेलल इतना उनके आकर्षण होता है, इतना उत्साह होता है। दूसरे देश की पार्लियामेंट में अगर आप ये कहेंगे मोदी मोदी, इससे बड़ी लोकप्रियता और क्या हो सकती है? हाँ बताइए, दैट इज है। तो रिकॉर्ड है ये, एंड आई होप के अगले कुछ साल में रिकॉर्ड बढ़ता ही जाएगा। जहाँ जहाँ विदेश में जाएंगे वो, और पार्लियामेंट को संबोधित करना एक रिचुअल हो गया है वहाँ पे। वो लोग खुद चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो 2 कामों को ज़रूर करने, एक तो सम्मान देना उनको, वो गौरवान्वित महसूस करते हैं, और दूसरा ये साथ में कि भाषण भी उनका करवाएंगे पार्लियामेंट के अंदर जो है। तो विन विन सिचुएशन है। सर, जैसा आपने अभी जिक्र किया, अभी प्रधानमंत्री मोदी जब भी विदेश के दौरे पर होते हैं तो भारतीय समुदाय के साथ साथ जो वहाँ की सरकारें हैं उनमें भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ एक अलग तरीके का आकर्षण होता है, एक अलग तरीके का क्रेज होता है। तो इस फेनोमेना को कैसे देखते हैं आप? गॉड गिफ्ट, सरस्वती, भगवान की कृपा, वाणी की कृपा, भाग्य और खुद का एफर्ट और पिछले जन्म के कर्म। ऐसा तो होता नहीं ना, आदमी भारत का प्रधानमंत्री विदेशों में जाए और इतने लोग टूट के पढ़ें। भारत के लोग तो टूट के पढ़ सकते हैं, समय में बात आती है। वहाँ के लोग किस तरह टूट के पढ़ते हैं? भारत के लोगों का भी देखिए विजुअल चल रहे हैं, ये क्या उत्साह होता है, किस तरह से। मतलब एक सीमा होती है ना उत्साह की भी जो है। अमेरिका जाते हैं तो देखिए 1-1 लाख लोग सुनने उनको चले आते हैं वहाँ पे। जी। किसी और देश जाते हैं 50,000 लोग उनको वहाँ चले आते हैं।
मेरा दावा है ये कि खुद नरेंद्र मोदी हैरान होंगे अपनी लोकप्रियता देख के, विदेशों में खास करके। वो भी सोचते होंगे दांतों तले उंगली दबा के क्या हो क्या रहा है ये, विदेश में इतना लोकप्रिय हूँ मैं विदेश में। तो कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति को खुद की योग्यता, खुद की लोकप्रियता का एहसास नहीं हो पाता है, एट टाइम्स होता है ये। तो नरेंद्र मोदी के जीवन में क्षण बार बार आते होंगे जब वो बार बार सोचते होंगे और बार बार देखते होंगे इन तस्वीरों को, ये तो सच हैं, और सोचते होंगे कि यहाँ तो इस देश में पहले मैं कभी आया नहीं था, यहाँ मेरे इतने पसंद करने वाले लोग हैं। इसलिए कई बार मैंने लाइट मूड में ये भी कहा है कि स्थिति है कि बहुत सारे देश अब ऐसे हैं जहाँ नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने जाएँ तो चुनाव जीत सकते हैं लाइट मूड में। लेकिन फिर मतलब बात का सेंस तो वही है ना, उसको जो है तो है ये मतलब एक रहस्य है इस तरह से कि नरेंद्र मोदी की इतनी लोकप्रियता भारत के बाहर, देश की सीमाओं के बाहर इतनी कैसे है, एनिग्मा है, इट्स ए प्रेजेंट एनिग्मा, दिस इज़ ऑल। सर, मैंने सुना है कि ब्रिटेन से एक ट्रेड डील फाइनल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही लंदन जाने वाले हैं। क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? हाँ, सुना था मैंने, जुलाई के अंत तक, इसी महीने के अंत तक जा सकते हैं, और डील तो ऑलमोस्ट वर्कआउट होगी ऑफिसर लेवल पे। लेकिन टीम का मोराल बूस्टर होता है, जो टीम गई होगी फाइनल करने इनके मार्गदर्शन में, विदेश मंत्री सब लोग जो है, तो एक जाएंगे तो एक अच्छा सेरेमनी होती है, दो बड़े राष्ट्रों की, और ट्रंप को भी मैसेज आएगा कि आप तो देखते रहिए, हम तो घर के आगे, ब्रिटेन भी बड़ा देश है, देखिए आप, ये डिसाइसिव है, वहाँ का जो नेतृत्व थोड़ा सुलझा हुआ, ठहरा हुआ, स्टेबल माइंड है, और भारत की तरह जो है ये, तो डील हो रही है, मुझे लगता है अच्छी डील होगी और साइन हो जाएगी डील। और अभी मैंने आज और पढ़ा कि उस डील के साथ साथ जो है प्रधानमंत्री शायद मालदीव भी जा सकते हैं इसी महीने के अंत में, उनका 26 तारीख को जो है स्वाधीनता दिवस है। तो 2023 में नए राष्ट्रपति आए थे, तब से बुला रहे हैं नरेंद्र मोदी को कि आइए हमारे यहाँ जो है। तो विदेश मंत्री आए थे कल उनके दिल्ली में, मिले थे प्रधानमंत्री से, बहुत ज़िद करी तो शायद मान गए हैं प्रधानमंत्री। तो लगता है मुझे कि इसी महीने में वहाँ भी एक दिन के लिए जाके वहाँ से आएंगे। तो क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि पीएमओ को पूरे एक साल का शेड्यूल पीएम का आउटसाइड इंडिया बना देना चाहिए। इतने एंगेजमेंट्स हैं, इतने लोग बुलाने वाले हैं, इतने लोग सुनने वाले हैं, दैट पे जो है ना, तो अच्छा है। अभी जो दौरा उनका हुआ है, ये पिछले 11 साल का सबसे लंबा दौरा था। इससे पहले 2016 में गए थे शायद, तो 5 दिन के लिए गए थे, 8 दिन तो बहुत थे इस बार। कई लोगों को यहाँ भी महसूस हुआ कि मिस नरेंद्र मोदी, नहीं ठीक है भाई, पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट इतनी है, डिमांड इतनी है बाहर कि 2-4 महीने भी अगर हो जाएं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ही विल बी फुली ऑक्यूपाइड जो है, एनी हाउ। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा का देशी या फिर विदेशी मीडिया में किस तरीके का रिस्पांस देखने को मिला? अच्छा रिस्पांस था। मैंने 1-2 ब्राज़ील के अखबार देखे खास करके, तो उनका यही था कि भाई ये जो झगड़ा है टैरिफ का, वो ब्रिक्स से हट के टैरिफ पे आ गए ट्रंप के, क्योंकि ये देश भी तो प्रभावित है ना, पीड़ित भी हैं, प्रभावित भी हैं। ब्राज़ील है, इंडिया है, और बहुत सारे देश वहाँ पे जो थे ट्रंप के, उससे प्रभावित पीड़ित हैं। तो उन्होंने भी इशारे में ये कहा भी नरेंद्र मोदी से उम्मीद है जो है कि वहाँ पे जो डिस्कशन हुआ है, वहाँ जो एक कलेक्टिव बार्गेन फोर्स बनी है अगेंस्ट वेस्ट, या यूँ कही नॉट अगेंस्ट, टू काउंटर वेस्ट जो बनी है, उसके लीडर बाय एंड लार्ज नरेंद्र मोदी हैं, हु इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल। अब ब्राज़ील का राष्ट्रपति तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना, पुतिन को, चाइनीज़ प्रेसिडेंट को, ट्रंप को, वो तो नरेंद्र मोदी है ना, चेहरा तो उसका, आपका जो ब्रिक्स है उसका चेहरा तो वही है ये। तो अखबारों में इस तरह का था कि ये एक शुरुआत हुई है, लेट्स सी कि नरेंद्र मोदी लेड ब्रिक्स, ठीक है, अनऑफिशियली कह दीजिए आप इसको, अनऑफिशियली मोदी लेड ब्रिक्स जो है ना, कितना बार्गेन कर पाता है टैरिफ्स के मुद्दे पे इनके साथ, ट्रंप के साथ। दिस इज़ टू बी सीन। सर, कुछ दिन पहले ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर जितने भी देश हैं उन पर 500% टैरिफ लगाने की बात कही थी। क्या वाकई में वो ऐसा कर सकते हैं? तो कुछ भी कर सकते हैं, पर उनकी सारी घोषणाएं 90% कागज़ पे होती हैं, लागू नहीं होती हैं। ये भी लागू नहीं होंगी। पहले 500% था, फिर किसी कह दिया 50% है, अब ब्राज़ील कह दिया 50% है। आप देखिए तेल कौन ले रहे हैं रशिया से, भारत ले रहा है, चाइना ले रहा है, ब्राज़ील ले रहा है। कोई मजाक है, आप इन पे 500% टैरिफ लगा देंगे। और अब तो नई बात आई कि मैं इन पे सैंक्शन लगा दूंगा, एक नया विचार आ गया है, टैरिफ भूल गए वो, कि 5% टैरिफ छोड़िए, मैं तो इन पे सैंक्शंस लगा दूंगा। कैसी बात है, इमेच्योरिटी। कोई लगा सकता है सैंक्शन आज चाइना पे, भारत पे, ब्राज़ील पे? आप बताइए, अमेरिका कैन इट अफोर्ड जो है। मुझे डर लगता है किसी किसी दिन ऐसा नहीं हो कि सारे लोग एक हो जाएं वर्सेस ट्रंप, पूरा संसार 2 टुकड़ों में बढ़ जाए, ट्रंप वर्सेस अदर्स, और अमेरिका 50 साल पीछे नहीं चला जाए कहीं इन सब बातों से। एक बात तो फीलिंग अमेरिका में और सब जगह ये आ रही इस तरह की, वो ये आ रही है कि अमेरिका पीछे जा रहा है। एक ब्रॉड लेवल पे एक इस तरह का थिंकिंग जो है ना, इन द डिफरेंट कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड, एक विचारधारा
डिप्लोमेटिक सर्कल्स में डेवलप हो रही है कि यार कुछ भी कहो वहाँ के लोग खुश होंगे वादों से, भाषणों से कि हम ऐसा कर देंगे, मैं 50 खरब डॉलर इस महीने ले आऊँगा टैरिफ से, जमा करा दूँगा, बांट दूँगा आप में। लेकिन एक मैच्योर थिंकिंग ये है, अमेरिका जो है ना पीछे जा रहा है। और ये जो आपका सवाल था कि रशियन ऑयल को रोक पाएंगे, मुझे नहीं लगता है ऐसा। हम अगला जोशी शो करेंगे तब इसी समीक्षा करेंगे। फिलहाल मुझे ऐसा लगता नहीं है कि लागू हो पाएगा। बिल्कुल सर, आज तो समीक्षा प्रधानमंत्री के दौरों की रही है और ख़ासतौर से 10 सालों में 70 विदेशी यात्राएं कर चुके हैं प्रधानमंत्री। तो मान के चलते हैं कि ये दिल, दोस्ती और डील वाला सिलसिला आने वाले सालों में भी जारी रहे। और सर, पूरे विश्लेषण के लिए आप द जेसी शो में मौजूद रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन साथ ही क्लोजिंग करते हुए और इस कार्यक्रम को समाप्त करते हुए कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं, और वो पंक्तियाँ हैं कि जब उड़ना ही सीखा हो उसने हवाओं से बैर लेकर, तो उस पंछी की उड़ान को भला रोकेगा कौन। और ये है प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व, जो रोकने में नहीं बल्कि रास्ता बनाने में यकीन करते हैं, जो ये कहते हैं कि भारत पीछे नहीं चलेगा बल्कि भारत लीड करेगा। जब दुनिया दीवारें खड़ी करती है तो प्रधानमंत्री मोदी सेतु बनाने का काम करते हैं, और आज भारत उसी लीडरशिप पर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के साथ खड़ा होता नजर आता है। और इसीलिए भारत का ध्येय है वसुधैव कुटुंबकम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का द जेसी शो का हिस्सा बनने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।